वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेस और इसका रिस्क फैक्टर क्या है, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम विद द हेल्प ऑफ ड्रग एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस इज अ लॉन्ग टर्म chronic disease characterized by the deterioration of cartilage in the joints that causes inflammation resulting in pain, stiffness and loss of mobility। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरीके की इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें जो बॉडी के जॉइंट्स में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो डिटोरिएट होने लगता है। मतलब इस डिज़ीज़ के अंदर जो बॉडी के बोन्स में जो कार्टिलेज पाया जाता है वो ख़राब होने लगेगा और जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा और उस इन्फ्लामेशन की वजह से उस एरिया में स्टिफनेस, पेन और मोबिलिटी में कमी आ जाएगी। मतलब कि उस एरिया का जो मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक डिटोरिएशन की डिजीज़ है। अब इसमें एक टर्म आया आपका कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है? तो अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज क्या होता है और इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है। तो देखिए, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मेड होता है, जो कि बना हुआ होता है वाटर और प्रोटीन से और इसका नेचर रबरी, फ्लेक्सिबल और फर्म इन नेचर ये होता है। आपके जो बोन्स होती हैं, जितनी भी आपकी बॉडी में बोन्स है, जहाँ पे भी जॉइंट्स पाया जा रहा है वहाँ पे ये उन जॉइंट्स के ऊपर एक कवरिंग की तरह होता है। मतलब मान लीजिए ये दो बोन्स आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों बोन्स जो भी जॉइंट्स है आपके, वहाँ पे क्या है, इस बोन के ऊपर ये कवरिंग की तरह है, यहाँ पे ये कवरिंग की तरह है। तो ये दोनों बोन्स में आपस में एक ये क्या है, उन बोन को इसने कोट करके रखा हुआ है, उन बोन को कोट करके रखा हुआ है, जिससे क्या होता है, ये दोनों बोन्स आपस में रगड़ती नहीं है, आपस में इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। क्योंकि देखिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको इस जॉइंट की जब आप यूज़ करते हो तो मूवमेंट होता है इन जॉइंट्स में। तो होना क्या चाहिए, अगर आप मूव कर रहे हो तो ये जॉइंट्स तो आपस में रगड़ेंगे, जब ये रगड़ेंगे इनमें फ्रिक्शन होगा तो ये घिस जाने चाहिए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इस आपके जो बोन्स होती है उनके ऊपर कार्टिलेज की कवरिंग होती है और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये जो कार्टिलेज है, अगर ये कार्टिलेज डिटोरिएट हो जाएगा, ये कार्टिलेज क्या है, डिटोरिएट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये दोनों जॉइंट्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। अब इनमें फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों बोन्स आपस में रगड़ेंगी, फ्रिक्शन की वजह से ये दोनों बोन्स क्या होने लगेंगे, डैमेज होने लगेंगी, इनमें से इरोजन होने लगेगा। तो क्या है, देखिए ये हम नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये दो बोन्स हैं, ये दो नॉर्मल पर्सन की बोन है, ये दो बोन्स हैं जो कि आपस में क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बोन्स के ऊपर एक क्या है, कवरिंग है, किसकी, कार्टिलेज की कवरिंग है। यहाँ पे कार्टिलेज की कवरिंग है, यहाँ पे कार्टिलेज की कवरिंग है और यहाँ पे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बोन्स हैं ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती हैं और इनका फ्रिक्शन नहीं होता है और इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये आराम से मुड़ जाती हैं, ये आराम से अपना शेप ले लेती है। जैसे कि हम इसको मोड़ रहे हैं तो ये मुड़ जाएंगे आराम से, क्योंकि इनके बीच में फ्लूइड होता है और कार्टिलेज की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से इनमें आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि जो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ है, इसमें क्या है, ये दोनों बीच के बोन्स के बीच का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो रहा है, वो डिटोरिएट हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये जब कार्टिलेज डिटोरिएट होने लगेगा तो अब देखिए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट का बोन है तो
उसमें क्या होगा, ये डिटोरिएट होगा। तो अब क्या है, देख रहे हो आप, ये दोनों, ये डिटोरिएट होकर ये पतली फिल्म बन चुकी है। यहाँ पे इतनी मोटी फिल्म है, लेकिन अब यहाँ पे ये पतली फिल्म है। और उसके बाद ये दोनों बोन्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई हैं। देखिए, ये दोनों बोन्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई। अब जब ये दोनों बोन्स मूवमेंट करेंगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो पेन होगा, बोन्स क्या होंगे, डैमेज होंगी, इरोजन होगा, उनका बोन का डिस्ट्रक्शन होगा, बोन में एबनॉर्मलिटी फाउंड हो जाएगी। तो यही कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। अब ये क्योंकि कार्टिलेज यहाँ से चला गया तो अब ये दोनों बोन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही हैं और इनका डिटोरिएशन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको रिमेटिक अर्थराइटिस में बताया हुआ है कि ये जो कार्टिलेज होता है इसका बेसिकली काम होता है कि जो भी आपके जॉइंट्स के मूवमेंट है उसको हेल्प कराना और इन दोनों जॉइंट को आपस में रगड़ने से बचाना, इनके आपस के फ्रिक्शन को रोकना, जिससे कि ये दोनों जॉइंट्स आपस में घिसे नहीं और इनका मूवमेंट ईजिली हो, आराम से हो। ये जो भी जिस भी काम के लिए जब ये मुड़े जो भी करे तो उसमें इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसकी वजह से जो कार्टिलेज होता है वो किसी भी जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है आपस में रगड़ने से। तो कार्टिलेज का तो काम हो गया जॉइंट्स के प्रोटेक्शन में, जिससे कि वो दोनों बोन्स आपस में रगड़ के डैमेज ना हो। तो अब क्या है, इस डिजीज़ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, इस डिजीज़ में ये जो कार्टिलेज है वो डिटोरिएट हो रहा है, वो खराब हो जा रहा है। क्यों खराब हो रहा है, वो एक इन्फ्लामेशन हो जा रहा है उस कार्टिलेज में, जिसकी वजह से वो जो कार्टिलेज है वो ख़राब हो जा रहा है। और उसकी वजह से क्या है, उस एरिया में जब इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसका कार्टिलेज जब ख़राब हो जा रहा है, उसकी वजह से उस एरिया में स्टिफनेस, पेन हो रहा है, जिसकी वजह से उस एरिया की जो बोन होगी उसको मूव करने में को जो मूव होगी उसकी मोबिलिटी डाउन हो जाएगी। मतलब वो ईजिली मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्टिलेज उसको अच्छे से मूव कराने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये तो होगी कार्टिलेज की बात। और अब क्या है, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ है जिसमें कि कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, तो इसमें भी ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है बेसिकली वो किस जॉइंट में, वैसे तो ये सभी जॉइंट्स में हो सकती है, बट ये कॉमनली किस जॉइंट को अफेक्ट करती है, तो सबसे पहले ये अफेक्ट करती है हैंड के जॉइंट्स में। ये जो आपके हैंड के जॉइंट्स होंगे उसमें, नीज के जॉइंट्स में, हिप्स के जॉइंट्स में एंड स्पाइन के जॉइंट्स में। तो ये जो कार्टिलेज है वो बेसिकली इन चारों जगह के जॉइंट्स से जल्दी डिटोरिएट होगा। मतलब हैंड, नीज, हिप एंड स्पाइंस के जो जॉइंट्स होंगे, क्योंकि इन सभी जगह पे जॉइंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है, तो हर जगह पे क्योंकि अब जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ कार्टिलेज की कवरिंग है बोन्स के ऊपर, तो ये इन जगहों पे जल्दी डिटोरिएट होगा और कॉमनली इन्हीं एरिया को ये जल्दी अफेक्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स के बारे में कि क्या साइन और सिम्टम्स होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो बेसिकली अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको रिमेटिक अर्थराइटिस से मैच करते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके का इन्फ्लामेशन था, ये भी एक तरीके का इन्फ्लामेशन, वो भी जॉइंट्स में हो रहा था, ये भी जॉइंट्स में हो रहा है, तो कुछ सिम्टम्स आपको कॉमन मिलेंगे। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स में पहला क्या है, पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट। मतलब अगर आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, वो पर्सन जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो जब कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसको पेन महसूस होगा। इसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, वो रूमेटिक अर्थराइटिस के केस में यही चीज़ हो रही थी, स्टिफनेस इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के समय में वो जो अफेक्टेड एरिया होगा वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इन द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब कुछ टाइम के लिए आप क्या करते हो, आप एक्टिविटी रोक देते हो, मतलब आप रेस्ट कर रहे हो और रेस्ट करने से आप तुरंत उठते हो, तो आपकी जो भी आपके जॉइंट्स होंगे वो स्टिफ हो जाएंगे। मॉर्निंग में तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए रोक देते हो, कुछ टाइम के लिए आप रेस्ट करते हो, तो उस केस में भी ये स्टिफनेस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉइंट इनलार्जमेंट की। तो जो जॉइंट्स होते हैं वो इनलार्ज होने लगते हैं, वो बढ़ जाते हैं।
इसके अलावा टेंडरनेस, जो भी एरिया अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ की मसल्स वीक हो जाएंगी, वो एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। तो वो जिस जॉइंट की जगह पे ये चीज़ें होंगी, जो भी जॉइंट्स अफेक्टेड होंगे वो उस जॉइंट की मसल्स वीक होने लगेंगी और वो एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्लिकिंग एंड पॉपिंग साउंड। तो अक्सर ये कॉमन चीज़ है कि जब भी कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें क्या है, वो ये कंप्लेन करते हैं कि हम जब उठते हैं या हमारे जो बोन्स होती है वो कट कट की साउंड, उनकी बोन्स से वो कट कट की साउंड आती है। तो वो जो साउंड आ रही है क्लिकिंग की साउंड, ये जो कट कट की साउंड आ रही है वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहाँ पे एयर बबल होने की वजह से वहाँ पे ये साउंड आती है। तो ये जो क्लिकिंग और पॉपिंग का साउंड है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। इसके अलावा पेन आफ्टर प्रोलॉन्ग सिटिंग, अगर वो पर्सन जिसको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो लंबे समय तक कहीं बैठ जाता है तो उसकी जो जॉइंट्स होंगे, वो अफेक्टेड एरियाज जो होंगे वहाँ पे पेन होने लगता है। ठीक है, इसके बाद अब ये तो बात हो गई हमारी साइन और सिम्टम्स की। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या कॉजेज़ हैं और क्या रिस्क फैक्टर हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, कि क्यों बॉडी से कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, क्या कॉज हो सकती है उसकी। तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है एज। तो आफ्टर एज जो पेशेंट होते हैं उनका जो कार्टिलेज है वो डिग्रेड होने लगता है, वो डिटोरिएट होने लगता है, जिसकी वजह से उनका जब कार्टिलेज डिटोरिएट होने लगेगा तो वो जब डिटोरिएशन होगा तो फिर वो क्या होगा, वो बोन्स जो होंगी आपस में फ्रिक्शन होगा उन बोन्स में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। नेक्स्ट है हमारा जो जेंडर होता है। तो हमने ये लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है कि जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है वो मेनली फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा वो पर्सन जो ओबीज है, जिनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ वो पर्सन जिनको इंजरी हुई है, किसी भी तरीके की इंजरी, जैसे कि वो कुछ लोग जैसे स्पोर्ट्स में होते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि उनको नी इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, चोट लग गई। तो इसी तरीके से किसी भी स्पोर्ट की वजह से या फिर किसी भी चीज़ों की वजह से आपके जॉइंट्स में इंजरी हो जाए तो उस केस में भी क्या होता है, ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। तो अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने का चांस होता है। अब इसके बाद होता है हमारा बोन डिफॉर्मिटी। तो कुछ पेशेंट जो ऐसा देखा गया है कि कुछ पेशेंट जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हुई है उनमें शुरू से ही ड्यूरिंग द बर्थ उनमें कार्टिलेज की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से उनको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन उनकी बॉडी में डेवलप हुई है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे हम पता लगाएंगे कि किसी भी पेशेंट के अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिजीज़ है। हमारा जो पहला मेथड है वो है हमारा जॉइंट्स एस्पायरेशन। तो जॉइंट्स एस्पायरेशन में क्या करते हैं, ये जो जॉइंट्स होता है जॉइंट्स में हम विद द हेल्प ऑफ निडल, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस उसके फ्लूइड को निकालते हैं और उसके बाद उस फ्लूइड का एग्जामिनेशन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि उस फ्लूइड में किस तरीके का कोई इन्फेक्शन है या फिर क्या प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में क्या कार्टिलेज में कोई दिक्कत है, ये हम पता लगाते हैं। इसके अलावा एक्सरे करते हैं और एमआरआई की हेल्प से भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को पता लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सिमिलर है रूमेटिक आर्थराइटिस से। तो अब देख लेते हैं इसके ट्रीटमेंट में हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक क्या है, कुछ ओटीसी मेडिसिन जैसे कि एसिटामिनोफेन, कुछ ओटीसी मेडिसिन होती हैं जिसको हम पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो है नसेड्स की, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स होती हैं इन्फ्लामेशन में कोई रिलीफ नहीं देती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ये इनको हम यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा काउंटर इरिटेंट्स को भी हम यूज़ करते हैं। अभी काउंटर इरिटेंट्स क्या होते हैं, तो जैसे कि कुछ मार्केट में कुछ जेल्स अवेलेबल है, कुछ स्प्रे अवेलेबल हैं, जो कि अगर किसी पर्सन के जॉइंट्स में पेन होता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, स्प्रे कर देता है, या फिर ऑइंटमेंट को जब लगा लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट और कोल्ड का सेंसेशन होता है, जिससे कि क्या होता है, उसको पेन में रिलीफ मिलता है। जैसे कि आप वोलिनी जेल ले लीजिए, तो वो सब क्या है, काउंटर इरिटेंट्स है। अब बात कर लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम लो डोज में अर्थराइटिस के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ये जो ड्रग्स होती हैं ये इन्फ्लामेशन को भी ट्रीट करती हैं, जैसा कि हम आपको रिमेटिक अर्थराइटिस में बता चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारी ड्रग है डुलोक्सेटिन। ये जो डुलोक्सेटिन है ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की ड्रग है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में पेन को रिलीफ करने में हेल्प करती है। तो ये तो बात हो गई हमारी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल के ट्रीटमेंट के बारे में, कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है एक्सरसाइज से, विद द हेल्प ऑफ फिजियो या फिर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्सरसाइजेज हम क्या करते हैं, वो जो जॉइंट्स है उसके मूवमेंट को बढ़ाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो काफ़ी हेल्प करता है जॉइंट्स के पेन को रिड्यूस करने में। इसके अलावा क्या है, सर्जरी। अगर वो जॉइंट्स ज़्यादा ही डिटोरिएट हो चुका है, उसका कार्टिलेज ज़्यादा ही डिटोरिएट हो चुका है, तो उस केस में हम सर्जरी की हेल्प से उस एरिया को रिप्लेस कर देते हैं और उस एरिया को ठीक करते हैं। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हो गया, जॉइंट हिप रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये इन सभी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस एरिया को ठीक करते हैं। इसके अलावा होता है हम कुछ चीज़ों को, जैसे आप डेली लाइफस्टाइल को कंट्रोल करिए और बीपी, शुगर और आपका लिपिड प्रोफाइल इनको कंट्रोल करिए, तो ये भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने में। और अगर कोई पर्सन बीपी का है, शुगर का है, तो और या फिर हार्ट का पेशेंट है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर हम इनको बैलेंस फॉर्म में रखेंगे तो वो जो पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।